Good morning to all of you. Today we will start again the third chapter of the electrochemistry. उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। जैसा कि अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन आई थी वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कौन से होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर दोज सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और जो सेल हम यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ द डीकंपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि हम जो यूज कर रहे हैं, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसका क्या होने वाला है? डीकंपोजिशन। और किस वजह से होता है? अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें, दैट मींस द डीकंपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसको किस में लेना पड़ेगा? या तो मोल्टन स्टेट में लेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें से जब करंट पास करते हैं, करंट विल पास ओनली इन केस थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव इन दैट कंडीशंस। अगर हम सॉलिड लें उसमें से करंट पास करने की कोशिश करें तो उसमें से करंट पास नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl लेते हैं सॉलिड स्टेट में, उसमें से करंट पास करें तो पास नहीं होगा। लेकिन उसी NaCl को अगर हम किस में ऐड कर दें? वाटर के अंदर, या उसको हम क्या कर दें, इतना गर्म कर दें कि वो मेल्ट हो जाए, तो करंट इजिली पास होगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज दीज टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज द मोल्टन स्टेट एंड सेकंड वन इज द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है, डेफिनेशन नोट करेंगे सभी और नोट करेंगे। सेकंड, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप नोट करेंगे जो भी हमारे आयंस हैं, दो तरह के होते हैं, दैट इज कैटायन और एनायन। अब जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? एक तो हमें इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है, और ज्यादातर जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं या तो वो मेटल के होते हैं या फिर हम नॉन मेटल भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें भी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। इलेक्ट्रोड, जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, दे मे बी इनर्ट और मे बी रिएक्टिव। तो इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप which participate during a chemical reaction are called reactive electrode। इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, such type of electrode are called inert electrodes। जैसे कि अगर हम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड की बात करें तो प्लेटिनम जो है वो इनर्ट होता है, इसीलिए आपको याद होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया था उसमें क्या यूज किया था? प्लेटिनम। तो उसका रीजन क्लियर हुआ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ इट विल प्रोवाइड ए सरफेस टू अकर द केमिकल रिएक्शन। तो उसके सरफेस पर केमिकल रिएक्शन होगी लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हमने जैसे ग्रेफाइट भी यूज करते हैं तो वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया किसका? जो हमारे मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो इसका मतलब अगर हम चेक करें तो दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं। जैसे कॉपर की रिफाइनिंग आपने की थी तो कॉपर के इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसका मतलब इन्वॉल्व कर रहे थे, तो इसका मतलब सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड की टाइप पता लग गई। और इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? द रोड विच वी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, दोनों में हम ये वर्ड यूज करते हैं। अब दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी पता ही है, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच विल डीकंपोज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अभी जैसे हमने स्टेटमेंट पढ़ी, जो भी हम केमिकल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं किसमें? मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस हमें क्या क्या चाहिए था? एक तो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए था, दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए थे, और तीसरा चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सेल या बैटरी यूज करते हैं, ताकि जब करंट है हम उसमें से पास करें तो प्रोसेस हमारी इजीली क्या हो? फिजिबल हो पाए। तो इसका मतलब थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? बैटरी की है। तो जब भी हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर दोज व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इसीलिए हमें बैटरी की भी रिक्वायरमेंट है। इट एक्ट एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब दो हम वर्ड यूज करते हैं, एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। व्हाट डू यू मीन बाय एनोड हियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैथोड हियर? द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगी उसको क्या बोलेंगे? एनोड। व्हिच इज the electrode which is connected to the
positive terminal of the battery, and similarly the electrode which is connected to the negative terminal of the battery. जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा कौन सा इलेक्ट्रोड, जो भी इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि जो हम एनोड है कैथोड है, कई बार डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट जो कर रहे हैं दैट इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम क्वांटिटी से रिलेटेड इस कंसेप्ट को काउंट करें तो जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस टाइम पर कितना कितना अमाउंट किसी चीज का डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को माइकल फैराडे उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनका जो कंक्लूजन निकला उन्होंने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्हीं के नेम से इसको जानते हैं, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उन्होंने क्या कहा, इसकी जो स्टेटमेंट है बड़ा ध्यान से समझनी है। द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, जब हम कितना करंट पास करें, इलेक्ट्रिसिटी मींस जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करेंगे उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो या लिबरेट होगा। तो यही हमारी मेन है, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम यहां पर मान के चलते जो हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, मान के चलते कितना डिपॉजिट हो रहा है, W, वेट भी मान सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है कि कितना हमने उसमें से चार्ज पास किया, और जितना ज्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अगर हम यहां पर हटाते हैं प्रोपोर्शनल को हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, तो Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड W इज इक्वल टू Z इनटू Q। अब Z की बात करें तो Z क्या है, यहां पर मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो अलग अलग मेटेरियल के लिए अलग अलग होगा, इसका नेचर उस पर डिपेंड करता है कि मेटेरियल हम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो यहां पर आपने इस चीज को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करेंगे सभी। तो अभी हम यहां पर देखें तो W इज इक्वल टू Z इनटू Q है। अगर हम यहां पर चेक करें, अगर आपको करंट की डेफिनेशन पता है तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम विच इज कॉल्ड करंट। तो करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम टेकन, कि जो भी करंट अगर हम बात करें कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है विच इज कॉल्ड करंट। तो करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, और चार्ज को Q से, और टाइम को T से। तो I is equal to Q upon T, then Q is equal to I into T. Putting this value of the Q in this equation, what we get, W is equal to Z into I into T. तो ये हमारा जो फार्मूला है जिसको हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के, जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब हम इनको सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड एक फार्मूला और भी है वो भी आपको करवाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है क्योंकि यहां से हम एक स्टेटमेंट आपको भी बताने वाले हैं कि जो हमारा अभी हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर उसकी डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ I is equal to 1 and T is also equal to 1। अगर हम I को 1 कर दें और T को 1 कर दें, दैट मीन्स अगर मैं इसमें से जो करंट पास करूं कितना 1 एम्पियर, और अगर हम टाइम कितना दें दैट इज 1 सेकेंड, तो W किसके बराबर होगा, Z के, क्योंकि यहां पर भी 1 होगा, इनटू में 1 होगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1 1 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स the electrochemical equivalent is equal to the amount of the substance deposited or liberated when the current of 1 ampere is passed through it for 1 second। तो अगर हम एक मान के चलते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसमें से करंट पास करते हैं कितना 1 एम्पियर, और कितने टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए, तो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होगा विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो जो आपने नोट डाउन करना तभी बताया था कि अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए जो Z की वैल्यू है वो डिफरेंट होने वाली है। तो यहां पर हम इस डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे, सभी नोट डाउन करेंगे बेटा। नाउ नेक्स्ट वन इज द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम इसमें चेक करें तो क्या नोट डाउन करेंगे, इसकी स्टेटमेंट, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। इस पॉइंट को नोट करना है, the weight of the substance produced at the electrode are directly proportional to their electrochemical equivalent या chemical equivalent weight।
जो भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट होगा, मान के चलते हैं हमने 3 अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर। ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि सीरीज में क्या होता है, जो हम करंट लेते हैं वो सेम रहता है, क्योंकि जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट क्या रहेगा, सेम। ये पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट यही है कि जब भी हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे सेकंड की, तो वो किस पे एप्लीकेबल है, जब सेल्स किस में कनेक्ट हो, सीरीज के अंदर। और उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपने आप मिलेगी, तो क्वांटिटी हमने सेम पास की। जैसे मानिए चलो 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर, या 1 फैराडे है तो 1 फैराडे, 2 फैराडे है तो सबको कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कौन से इलेक्ट्रोलिटिक, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और कनेक्ट कैसे है, सीरीज में। और उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट होगा अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, वो डिफरेंट होने वाला है। यही किसने कहा था, फैराडे लॉ ऑफ सेकंड जो था हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। और किस पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जैसे नॉर्मेलिटी निकालते थे तो इक्विवेलेंट वेट होता था, उसमें इक्विवेलेंट मास बोल देते थे, कैसे निकालते थे वो चीज आपको क्लियर है। अभी आपको इसको समझना है विद द हेल्प ऑफ दिस। जो हमने एग्जांपल लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सेल लिए। फर्स्ट वन इज सिल्वर सेल, सेकंड वन इज कॉपर सेल एंड थर्ड वन इज द गोल्ड सेल। तो सिल्वर नाइट्रेट में हमने क्या किया, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया। कॉपर सल्फेट में किसको, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया। और जो हमारा गोल्ड था उसके अंदर, गोल्ड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर गोल्ड जो हमारे क्या थे इलेक्ट्रोड, उनको डिप किया। फिर आप देखेंगे हमने इनको आपस में कनेक्ट किया। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। यहां पर हमने की क्या लगा दी, की। ये क्या है, की। और ये क्या है, बैटरी। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बैटरी हमने लगाई की। जैसे हम की को ऑन करेंगे तो क्या नोट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें क्या नोट डाउन करेंगे कि जो हमारा मान के चलते हैं इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, कि कितना करंट हम पास करते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें से अगर हम यहां पर देखें तो जब कनेक्ट होंगे तो जब भी हम करंट पास करेंगे तो करंट क्या रहने वाला है, सेम। तो इसका मतलब अगर सबको करंट सेम मिलता है, लेकिन उस पे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड, कहने का मतलब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के ऊपर। तो इसका मतलब इसमें जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर की बात करें, जो सिल्वर का +1 आयन है, अगर वो सिल्वर में कन्वर्ट होना चाहता है तो क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया और सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो इसके कितने चाहिए, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर +2 चार्ज है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे तो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे कितना है, +3 चार्ज है, अगर ये कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब करेगा तो गोल्ड मेटल में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब अगर हम यहां पर चेक करें तो अलग अलग मेटल के लिए जो अमाउंट है इसका इलेक्ट्रॉन का, वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सिल्वर के लिए कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और गोल्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहां पर सिंपली अगर इसको कन्वर्ट कर दे 1 मोल के लिए, तो 1 मोल कितना होता है, 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 फैराडे मींस अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इंटू में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 96487 विच इज आल्सो इक्वल टू 96500 कूलम, जिसको हम कितना लेते थे, 1 फैराडे। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम इकट्ठे कर दें तो उस पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा टोटल, या कर उसका जो चार्ज होगा कितना होगा, 1 फैराडे के इक्वल होगा। चार्ज की बात करें तो अगर हम यहां पर देखें तो कितना बनेगा, दैट इज 96500 कूलम विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो 1 फैराडे का मतलब अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर दूं, उनके ऊपर जो टोटल चार्ज बनेगा वो इक्वल टू होगा 1 फैराडे। अगर हम यहां पर देखें सिल्वर में से अगर मैंने 1 फैराडे पास किया, 1 फैराडे का मतलब एक आयन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक सिल्वर को कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो 1 मोल अगर आपको सिल्वर को डिपॉजिट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 1 मोल। अगर मैं इसमें से 1 फैराडे पास करता हूं, इसमें से अगर सिल्वर के सेल में से हम 1 फैराडे करंट पास करें तो क्या नोट डाउन करोगे, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज 1 मोल। अगर हम यहां पर देखें किसकी बात करते हैं, कॉपर की, कॉपर में से अगर 2 फैराडे पास करें तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, अगेन 1 मोल।
अगर हम गोल्ड लें, गोल्ड में से कितना 3 फैराडे पास करें तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दैट इज 1 मोल। तो इसका मतलब अगर हम अलग अलग क्या करते हैं, चार्ज पास करें, इसमें से 1 फैराडे, इसमें से 2 फैराडे, इसमें से 3 फैराडे, तब इनका अमाउंट इक्वल डिपॉजिट होता है। मान के चलते अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें से अगर मैं कितना करंट पास कर रहा था, दैट इज 1 फैराडे। अगर मैं इसमें से 1 फैराडे पास करता हूं तो आप बता सकते हैं इसमें से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा और कितना इसमें गोल्ड डिपॉजिट होगा और कितना इसमें कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर हम इसमें से 1 फैराडे पास करें तो सिल्वर कितना होगा, दैट इज 1 मोल। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कॉपर की, दैट इज हाफ मोल। और अगर हम बात करें किसकी, गोल्ड की, दैट इज 1/3 मोल। ये चीज क्लियर है सभी को? इसका मतलब अगर हम यहां से 1 फैराडे पास करते हैं तो इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1। अगर मैं इसमें से देखता हूं तो इसको 1 फैराडे का मतलब 1 मोल ऑफ द सिल्वर इज डिपॉजिटेड। अगर सिल्वर का मास आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, कितना डिपॉजिट हुआ। ऐसे कॉपर का पता है तो कॉपर का भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको गोल्ड का पता है तो गोल्ड का अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं। अगर मैं 1 मोल बोलूं तो मान के चलते हैं 108 है तो कितना होगा, दैट मींस 108 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से अगर सिल्वर का कितना 63.5 है तो 63.5 का हाफ कर देंगे तो दैट इज जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी इक्वल टू होगी, दैट इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। ऐसे गोल्ड की बात करें तो जितना भी उसका मास होगा उसका 1/3 अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगर इसमें से हम 2 फैराडे पास करें तो उस बेसिस पर देखेंगे तो सिल्वर कितना होगा 2 मोल और कॉपर कितना होगा 1 मोल और गोल्ड कितना होगा 2/3 मोल। अगर इसमें से 3 फैराडे पास करें तो दिस वन इज 3 मोल, दिस इज 2/3 मोल एंड दिस वन इज 1 मोल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट जो भी हमारे कनेक्टेड होंगे सीरीज में उनमें कितना कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ये आप निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब जितना उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उतने ही मोल अगर हम उसको पास कर दें तो उसका जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इक्वल टू 1 मोल होगा। जैसे गोल्ड का केस लिया हमने तो 3 मोल अगर आपको रिक्वायरमेंट है, 3 फैराडे पास करेंगे तभी तो 1 मोल डिपॉजिट होगा ना। ये चीज नोट डाउन कीजिए सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त आपको किन चीजों का जो मेन पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये भी हम प्रूव भी करेंगे। पहला सबसे पहले पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं वो किस स्टेट में है, दैट इज मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। अगर हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड हम कौन सा यूज करते हैं, जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्टिव भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोड आपका रिएक्टिव है तो अलग रिएक्शन प्रोसीड होगी, अगर इनर्ट है तो अलग प्रोसीड होगी। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हम जो मान के चलो सब्सटेंस ले रहे हैं वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। अगर हम मान के चलते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी कर सकते हैं और डाइल्यूट के साथ भी कर सकते हैं। तो इन केसेस में आप नोट डाउन करेंगे कि हम अलग अलग केसेस में अलग अलग रिएक्शन जो हमें मिलने वाली हैं उनमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नोट डाउन करेंगे और इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो हम करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। जैसे कि अभी आपको बताया था इट डिपेंड्स ऑन नेचर, तो फर्स्ट हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज मोल्टन। मोल्टन का मतलब क्या है, दैट इज इन मोल्टन का मतलब लिक्विड स्टेट लेंगे हम। अगर हम Na और Cl को अगर ब्रेक डाउन करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलने वाला है। तो इसका मतलब मोल्टन स्टेट में सिर्फ हमारे पास 2 ही आयन होंगे, दैट इज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है कि जो भी हमारे आयन होते हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो हमने बताया था इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। एंड तो इलेक्ट्रोड किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव से, दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो अगर हम जो इसमें मेन पॉइंट है जो आपको समझना है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। ये बात आपने अपने माइंड में डाल लेनी है कि जब भी हम एनोड की बात करेंगे तो एनोड पर हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में डाल लेना अच्छे से, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। अगर हम बात करें तो यहां पर एनोड का मतलब पॉजिटिव से है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब Cl नेगेटिव कहां पर पहुंचेगा, एनोड पर। और कैथोड को किससे कनेक्टेड था, नेगेटिव से, तो यहां कौन पहुंचेगा, Na पॉजिटिव। तो दोनों आयन यहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद अभी मैंने बताया एनोड पर क्या होने वाला है और कैथोड पर क्या होने वाला है।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। इस चेंज को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज। अगर हम यहां पर देखें, जो प्राइमरी चेंज है इसमें क्लोरीन का सिंगल एटम है, तो क्लोरीन का सिंगल एटम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर क्या करेगा? क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। तो यहां पर दो तरह के चेंज होंगे, फर्स्ट वन इज द प्राइमरी चेंज एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी चेंज। तो इसमें जो हमें नोट डाउन करना है, हम कई बार क्या करते हैं, दोनों चेंजेस अलग अलग ना दिखाकर डायरेक्ट रिएक्शन लिख देते हैं। दैट इज Cl नेगेटिव रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट वी गेट? Cl2 गैस। एंड सेकंड, कैथोड पर कौन पहुंचेगा? Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव पर क्या होने वाली है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल के अंदर। तो ये हमारी सोडियम मेटल बन गई, ये क्लोरीन गैस हो गई। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl वी गेट सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि जब भी हम मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको दो चीजें मिलने वाली हैं, सोडियम मेटल विच इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड सेकंड वन क्या मिलेगा आपको? जो हमारी क्लोरीन गैस है। और इस प्रोसेस में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं दैट आर द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किए हैं इस केस में हमने। फर्स्ट जो पॉइंट बताया नोट डाउन करेंगे सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस NaCl। अब की बार हमने क्या किया? एक्वस NaCl लिया। एक्वस का मतलब विद वाटर। अब हम इसमें अगर चेक करें तो हाउ मेनी आयंस आर देयर, तो वहां पर आपके टोटल 4 आयंस बनेंगे अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास अभी टोटल आयन कितने हैं? 4। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है एनोड पर कौन पहुंचने वाला है, कैथोड पर कौन पहुंचने वाला है। एनोड पर पहुंचेगा Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, कैथोड पे पहुंचेगा Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब अगर एक मान के चलते हैं, इसको एक जनरल एग्जांपल से लेते हैं। अगर मान के चले कहीं पर 1 वैकेंसी है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है, और वहां पर अगर कैंडिडेट 2 आ जाए, क्या दोनों को नौकरी पे रखा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या किया जाएगा? एक को कहने का मतलब नौकरी दे दी जाएगी, दूसरा वहां से चला जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी कुछ होने वाला है जो आपको नोट डाउन करना है। अब दोनों के दोनों अगर पहुंचते हैं तो दोनों की या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इनमें से एक ही ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा, दोनों पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से क्या होगा? यहां पर कॉम्पिटिशन। जैसे अब जॉब पे किसको रखेंगे? जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, जिसकी एबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे ही यहां पर भी यही चीज नोट करेंगे कि इनमें से जिसका कहने का मतलब ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, जो इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगा, उसी को चांस मिलेगा। और यहां पर जो रिडक्शन के जिसके चांसेस ज्यादा होंगे उसी को क्या करा जाएगा? यूज किया जाएगा, वही रिड्यूस होगा, दूसरा नहीं होगा। फिर इसका बाद अगर हम कहें तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक थी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर हम बात करें तो एक टेबल है, उस टेबल में वैल्यूज गिवन है जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से निकाली थी। अगर उसमें हम कंपैरिजन करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पता चल जाता है कि किसके ज्यादा ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हैं, और अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो भी पता चलता है कि किसके ऑक्सीडाइज या किसके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है। वही चीज हम यहां पर भी यूज करेंगे। अगर हम यहां पर चेक करें Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, तो यहां पर अगर वैसे चेक किया जाए तो किसके चांसेस ज्यादा हैं? यहां पर OH नेगेटिव के अगर हम देखें तो चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है? एक्चुअल में जो रिएक्शन फिजिबल होगी वो क्लोरीन वाली होगी, OH नेगेटिव वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ये पॉइंट नोट करना है। और इसके पीछे जो रीजन है दैट इज ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज। अगर हम मान के चलते हैं अगर कोई भी पर्सन है तो वो क्या करता है? किस चीज को प्रेफरेंस देता है कि अगर मान के चलो 2 काम करने, उसको एक आसान है और एक मुश्किल है, तो वो आसान की तरफ कहने का मतलब प्रेफरेंस देता है कि उसको जो चीज इजीली हो जाए, कहने का मतलब उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करने पड़े। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। अगर OH नेगेटिव को देखते हैं तो इसको अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है तो इसको क्या चाहिए? ओवर वोल्टेज। OH नेगेटिव से O2 में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी है या हमें जो अमाउंट चाहिए वोल्टेज का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। तो यहां पर किसको चांस मिलेगा? Cl नेगेटिव को। तो Cl नेगेटिव क्या करने वाला है? यहां पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। यहां पर कौन सी गैस मिलेगी? क्लोरीन गैस बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि आपको पहले बताया था इसमें 2 चेंजेस होंगे। फर्स्ट चेंज दैट इज
कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। यहां पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के चांसेस ज्यादा किसके होंगे, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, सोडियम की बात करें तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले के चांसेस ऑक्सीडेशन के ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव अगर कहें तो उसके रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर किसका चांस रहेगा, H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां पर हम सीधा 2 से कर देते हैं, वही फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज की बजाय। तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। अब बचा कौन, एक बच गया Na पॉजिटिव और एक बच गया OH नेगेटिव। ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाने वाले हैं, NaOH। अब ये हमारी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नेम अगर आपको याद हो तो इसको बोलते थे क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब ये नाम कहां से आया, ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी गेट क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड दिस वन इज द अल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अल्कली। तो इसी के बेसिस पर इस प्रोसेस का नाम पड़ा क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दीज आर द प्रोडक्ट व्हिच वी गेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। और ये आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी किया हुआ अगर आपको याद हो। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी। तो जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था कि नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो एक्वस मीडियम में है या फिर मोल्टन स्टेट में है। दोनों केसेस में आप नोट डाउन करेंगे, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। नोट डाउन करेंगे सभी। And next one is the electrolysis of the copper sulfate aqueous solution using copper electrode। अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जो आपने क्लास 10th में भी किया है, जिसको बोल देते थे रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। जब भी हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो क्या करते थे, एक इम्प्योर कॉपर लेते थे, एक प्योर कॉपर की स्ट्रिप लेते थे और उसके बाद क्या करते थे, हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते थे। जैसे करंट पास करते थे तो क्या रिएक्शन होती थी, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज दीज इलेक्ट्रोड्स आर द रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है, तो वो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो खुद ही इन्वॉल्व होगा, तो कॉपर क्या हो गया, कॉपर आयन बनाएगा और कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर 2+ आयन रिलीज करेगा और वो कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन केस इफ वी आर यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड, इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ये नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर, अगर हम सल्फेट की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब की बार जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन दे विल प्रोवाइड ए साइट टू अकर द केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन होंगे उसकी सरफेस पे होंगी, तो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि कॉपर क्या था, इलेक्ट्रोड हमारा रिएक्टिव था, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इस केस में अब यहां पर देखें तो टोटल आयन हमारे कितने हैं, Cu2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO42 नेगेटिव और OH नेगेटिव। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो यहां पर एनोड है, यहां पर कौन कौन से आएंगे, SO42 नेगेटिव और यहां पर OH नेगेटिव। यहां पर कैथोड पर भी 2 पहुंचेंगे, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। अब होगा क्या, जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी 2 पहुंचेंगे तो दोनों की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और दोनों की रिडक्शन नहीं होगी। तो यहां पर एक को ही चांस मिलेगा और किसको मिलता है, OH नेगेटिव को। इट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी। जो हमारी टेबल है उससे हम उसको कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें जो नोट करेंगे कि जो 4 OH नेगेटिव आयंस हैं वो क्या करने वाले हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी पता है एनोड पे क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 OH नेगेटिव क्या करने वाले हैं, यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। विच गैस इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन। लेकिन इससे पहले वाले में आपने नोट डाउन किया था, वहां पर हमारा क्या हुआ था कि जो भी कॉपर था वो मेटल में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब जो कॉपर मेटल थी वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रही थी। क्यों, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन यहां पर हम कौन से इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी बेसिस पर ये रिएक्शन हुई। अगर हम यहां पर देखें कैथोड पर, यहां पर भी 2 आयन पहुंचे, तो Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अगर हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल को चेक करें, कॉपर का ऑलरेडी पता है आपको कितनी वैल्यू होती है, +0.34 और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 0। तो इसमें से अगर हम दोनों वैल्यू को चेक करें तो रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं,
तो आप नोट डाउन करेंगे जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी उसके रिड्यूस होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। तो किसको मौका मिलेगा? दैट इज Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें? कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और H प्लस को क्यों नहीं मिला? क्लियर हो गया सभी को? तो इट डिपेंड्स ऑन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो कंपैरिजन करने पर पता चलता है। तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है। तो यहां पर हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला? हमें ऑक्सीजन जो गैस है वो लिबरेट होगी किस पे? एनोड पर। और जो कॉपर हमारा डिपॉजिट होगा वो किस पर होगा? कैथोड पर। ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे सभी। The next one is the electrolysis of the water using the small amount of the H2SO4. We can also call this one is the dilute H2SO4. अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, दैट इज नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से करंट पास नहीं होता है। तो हमें कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? उसमें थोड़ा सा H2SO4 ऐड करना है ताकि वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आसानी से पॉसिबल हो पाए। तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा अमाउंट किसका? H2SO4 का ऐड करते हैं। अब उस वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो हमने इसलिए बोला dilute H2SO4 या फिर यूजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द H2SO4। तो उस केस में आप नोट करेंगे हमारे पास जो आयंस बनेंगे, वाटर जब डीकंपोज होगा तो क्या करेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। और ऐसे अगर हम H2SO4 की बात करें तो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन देगा। अगर हम यहां पर देखें तो जो OH नेगेटिव आयंस हैं उनका अमाउंट ज्यादा है और SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट कम है। तो जो ज्यादा होगा चांसेस उसी को ज्यादा मिलेंगे ना ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के जो चांस होंगे। तो यहां पर H पॉजिटिव देखें तो कॉमन है, तो H पॉजिटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहां जाएगा? कैथोड की तरफ। और किसमें कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन गैस में। लेकिन जब एनोड पे बात करें तो वहां पर भी दोनों पहुंचेंगे, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन यहां पर अमाउंट किसका ज्यादा है? OH नेगेटिव का। तो इसके जो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस हैं वो भी ज्यादा होंगे। और 4OH नेगेटिव क्या करेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन गैस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी किस पर? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कहां पर? कैथोड पर। और ये हम किससे कर रहे हैं? बाय यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके करते हैं। तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो इट विल प्रोवाइड ए साइट टू अकर द केमिकल रिएक्शन एंड इट विल नॉट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ एक क्या करेगा? साइट प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द रिएक्शन ड्यूरिंग द यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द H2SO4। नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर यूजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ H2SO4, जिसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे कि लास्ट अभी किया था तो dilute यूज किया था, अब क्या यूज कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड अगर यूज करेंगे तो यहां पर भी वही आयंस बनेंगे, दैट इज H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस आने वाला है। लास्ट केस में हमने क्या नोट किया था कि OH नेगेटिव का अमाउंट क्या था? लार्ज। और SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट कम था, लेस था। लेकिन यहां पर अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग द कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि SO4 2 नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा है, तो उसमें जो ऑक्सीडाइज होने के चांसेस किसके ज्यादा होंगे? SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव क्या करेगा? H2O8। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना देंगे? H2O8 - 2 बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द H2SO4। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड H2O8 एट द एनोड। ये नोट डाउन करेंगे सभी। तो इसमें प्रोडक्ट में डिफरेंट होने का रीजन क्लियर है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था कि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, उसका क्या है ये चीज, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे उन्हीं के एग्जांपल्स हैं। इनको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलिसिस द मोल्टन लेड ब्रोमाइड यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जब मॉल्टन लेड ब्रोमाइड अगर हम यूज करते हैं तो आप क्या नोट करेंगे? इसमें जो आयंस बनेंगे दैट इज Br नेगेटिव एंड Pb2 पॉजिटिव। Br नेगेटिव कहां पर पहुंचेगा? एनोड पर। और यहां पर कैथोड पर कौन पहुंचेगा? दैट इज Pb2 पॉजिटिव। तो Br नेगेटिव क्या करेगा? ब्रोमीन गैस रिलीज करेगा बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर? ब्रोमीन गैस। और यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या करने वाला है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेड सॉलिड के अंदर। तो हमें यहाँ पर जो लेड मेटल मिलेगी ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो ये हमारी प्रोसेस थी कौन सी? इलेक्ट्रोलिसिस। हमने क्वांटिटिव एस्पेक्ट भी किया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो फार्मूला होगा नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे हम। तो ध्यान से नोट डाउन करेंगे सभी। और ये अपनी जो नोटबुक है उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे तो उतना आपके लिए बेटर होगा,
क्योंकि रिएक्शंस को जितना हम लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा, और जो मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से लर्न करना है, उन पॉइंट्स को समझना है। ओके।